सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन वेव्स बाय नेत्री। तो पिछली बार हमने यहाँ तक छोड़ दिया था अपना सॉइल। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. कि soil erosion जो हमने पिछली बार देखा था, कैसे soil erosion होता है और उसके क्या क्या main threats होते हैं, क्या क्या उससे नुकसान हो सकता है humans को। Factors which lead to land degradation, soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rain wash, landslides and floods. तो कैसे होता है डिफोरेस्टेशन? अब हम पेड़ काट देते हैं तो सॉइल हमारी एक्सपोज हो गया, हमारा लैंड जो है वो एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो जब बारिश होगी तो एकदम पानी के साथ मिट्टी भी हमारी फर्टाइल मिट्टी फ्लो हो जाएगी। ऐसी ओवरग्रेजिंग से, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, अगर हम अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, तो उससे भी हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी। रेन वॉश, वही चीज कि रेन के साथ हमारी मिट्टी चली जाएगी। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। सम मेथड्स ऑफ soil conservation are listed below. Mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Mulching क्या होता है? सपोज हमने अपनी क्रॉप्स काट दी या फिर हमने उगाई है बट थोड़े थोड़े गैप में है वो, तो जो बीच की सॉइल है उसमें क्या करेंगे हम, कुछ लीव डाल देंगे, उस पे स्ट्रॉ डाल देंगे, कुछ उसको किसी चीज से कवर कर देंगे हम, ताकि हमारी विंड के साथ या वाटर के साथ हमारी मिट्टी फ्लो ना हो, तो उसको कहते हैं मल्चिंग। कंटूर बैरियर्स, stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barrier to collect water. अब contour barriers क्या होते हैं? सपोज दिस इज आर हिल, ये ज्यादातर हिली एरियाज पे होते हैं, माउंटेन्स पे होते हैं। जब हम, तो हमने यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग वो टेरेस फार्मिंग में हम यहाँ पे स्टेयर्स बना देते हैं, तो ताकि मिट्टी हमारी फ्लो ना हो, हम एकदम साइड में क्या करते हैं, उसके पत्थर रख देते हैं, पत्थर रख देते हैं, या फिर कुछ हम कुछ बैरियर रख देते हैं ताकि वाटर हमारा फ्लो ना हो उससे। रॉक्स रॉक्स रख सकते हैं हम, ग्रास उगा सकते हैं, या फिर मिट्टी के बड़े बड़े हम वो लगा सकते हैं उसमें। तो इससे ये होता है कंटूर बंडिंग। नाउ रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट्स gullies एंड फर्दर सॉइल लॉस। रॉक पाइल अप, सपोज रॉक हम जैसे यहाँ से फ्लो हो रहा है पानी, तो हमने क्या करा, यहाँ पे बीच बीच में रॉक रख दिए, ताकि मिट्टी क्या होगी, अब हमने फ्लो जा रहा है, हमने बीच में कुछ रख दिया तो मिट्टी वहीं पे रह जाएगी और पानी फ्लो हो जाएगा, तो इससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। गुलीज क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मिट्टी हमारी बह जाती है तो एक गली सी बन जाती है, इसकी मतलब वहां से मिट्टी हट जाती है और एक गली बन जाती है। जैसे सपोज ये एरिया, यहाँ से हमारी मिट्टी फ्लो हो रही है, तो यहाँ से हमारा पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ की जितनी भी मिट्टी है वो सारी पानी लेके चली जाएगी, सारा पानी लेके चली जाएगी और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो एक अलग से हमें गली दिखेगी। ओके, नाउ वी कम टू टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आपको पता है, ये चीज की माउंटेन्स को हम कट करते हैं और हम यहाँ पे ट्रीज ग्रो कर देते हैं या थोड़ी बहुत क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ताकि जो मिट्टी है उसके अंदर पानी रुकेगा थोड़ा सा और सीप सीप करेगा नीचे। Now intercropping, different crops are grown in alternate rows, are sown at different times to protect the soil of rain from rainwash. अब intercropping क्या होता है, सपोज हमारी फील्ड है, हमने एक, जैसे दिस इज अ फील्ड, हमने इसके एक एरिया पे कुछ राइस ग्रो कर दी, एक एरिया पे हमने कुछ और ग्रो कर दिया इसके साथ है, सिमिलरली इसमें हमने कुछ और ग्रो कर दिया, तो हमारा इंटरक्रॉपिंग की कितनी क्रॉप्स हम एक साथ ग्रो करते हैं वो चीज होती है। सपोज हमने राइस कर दी यहाँ पे हमने मिलेट्स ग्रो कर दिए, लाइक बाजरा, ज्वार, ये सब हमने यहाँ पे ग्रो कर दिए, तो इससे हमारी क्या होती है, या फिर यहाँ पे हमने पीस ग्रो कर दी, तो इससे हमारी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो बने रहते हैं, एकदम हमारे खत्म नहीं हो जाते सॉइल में। नाउ contour plowing. Plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. क्या होता है, जैसे माउंटेन में हम गड्ढे कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे गड्ढे कर देते हैं, तो जैसे
फ्लो होता है तो पानी भी नीचे चला जाता है और सॉइल भी नीचे चली जाती है, तो हमारी सॉइल भी कंजर्व हो गई प्लस वाटर भी हमने कंजर्व कर लिया। नाउ शेल्टर बेल्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, rows of trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, सपोज ये हमारी फील्ड थी, मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ट्रीज ग्रो कर दिए, इसके साइड साइड में मैंने यहाँ पे सारे ट्रीज ग्रो कर दिए। तो सपोज विंड यहाँ से आ रही है, विंड आ रही है, तो ये हमारी क्या होगी, पहले ट्रीज से वो जाएगी, ट्रीज क्या करेंगे फिर हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि एकदम सॉइल उड़ते हुए ना चली जाए विंड के साथ। तो दिस इज शेल्टेबल, जैसे यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ से अगर विंड आएगी तो यहाँ ये प्रोटेक्ट करेगी सॉइल को, तो ये होती है शेल्टर बेल्स। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हमें पता है वाटर एक बहुत रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यू होता रहता है, कोई चीज रिन्यू होती है मीन्स नई नई बार आती रहती है, जैसे बारिश का पानी आता रहता है तो रिन्यू हो जाती है। नॉन रिन्यूएबल होता है जो एक बार हमारी खत्म हो गई तो खत्म हो गई, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आने में, लाइक कोल, पेट्रोलियम। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो हमारा 3/4 है अर्थ सरफेस का वो वाटर से पूरा कवर्ड है और सिर्फ 1/4 लैंड है। इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए हम इसको वाटर प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को। It was in primitive oceans that life began almost 3.5 years back। तो जो लाइफ कब स्टार्ट हुई थी अर्थ पे, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animal life। अभी भी जो ओशन है वो 2/3 ऑफ द पूरा अर्थ सरफेस का, सपोज अगर 1/3 है हमारा तो 2/3 उसका पानी से घिरा हुआ है, बाकी जितना है वो लैंड है। और ओशन वाटर है, उसमें बहुत ज्यादा वो एनिमल्स रहते हैं, उसमें प्लांट्स को सपोर्ट करता है, बट हम पी नहीं सकते उस पानी को, क्यों, बिकॉज इट इज नमकीन पानी है, वो उसमें बहुत ज्यादा नमक है, एंड सो इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। तो सपोज अगर हमारे पास कोई चीज 100% है, 100% पानी है, तो उसमें सिर्फ 2.7% हम पी सकते हैं बिकॉज इट इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर होता है जिसमें नमकीन नहीं होता, जो नॉर्मल रिवर्स का पानी है, लेक्स है, ग्राउंड वाटर है, ये सारे हमारे फ्रेश वाटर में काउंट होते हैं। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। और नियरली ये इसका भी 100% में से 2.7 बचा है हमारे पास जो हम पी सकते हैं, और 2.7 का भी 70% जो है वो किसमें, जो हमारे पास है ही नहीं, ग्लेशियर्स में है। अब ग्लेशियर से थोड़े ना हम पानी पियेंगे, और जो भी चूंकि एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स पे हैं, ड्यू टू देयर लोकेशंस दे आर इनएसेसेबल। अब एंटार्क्टिका एकदम साउथ पोल, ग्रीनलैंड एकदम नॉर्थ पोल, और माउंटेन रेंजेस बिल्कुल एसेसेबल ही नहीं है। ये हमें कैसे मिल सकते हैं, लाइक माउंटेन्स पे हैं तो ये हमें रिवर्स के थ्रू मिलते हैं। Only 1% of the fresh water is available and fit for human use। तो जितना हमें ग्राउंड वाटर है या फिर जो रिवर से फ्लो हो रहा है वो सिर्फ 1% बनता है। It is found as groundwater, as the surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere। Now fresh water is therefore the most precious substance on earth। क्योंकि हमारे पास बहुत कम है पानी, तो फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। और ऐसा नहीं है कि पानी कम हो रहा है, पानी जो जितना अर्थ में, जैसे हम कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ऐसे ही वाटर के लिए। वाटर जो है ना हम उसको ऐड कर सकते हैं ना हम उसको ज्यादा कर सकते हैं। अगर सपोज कोई हमारे पास 100 लीटर्स ऑफ पानी है, 100 लीटर्स है पानी का, ना हम उस वो कम कर सकते ना हम ज्यादा कर सकते, ये 100 लीटर ही रहेगा। किस फॉर्म में रहता है वो चेंज होती है, सपोज कभी ग्लेशियर्स में है वो चीज पानी, फिर रिवर्स में आ गया, फिर वो ओशन में चला गया, बट है तो वो पूरा पानी सेम ही जगह घूम रहा है वो। फिर पानी क्या हुआ, फिर ऊपर वो वाटर वेपर, सन ने वाटर हीट के थ्रू वो वाटर वेपर बना, फिर बारिश होकर ग्राउंड पे गिरा, फिर ये साइकिल घूमती रहती है ऐसे। Its abundance only seems to vary, but it is constant motion cycling through the oceans, the air, the land and back again। वही जो साइकिल हमने अभी कही। थ्रू द प्रोसेस ऑफ पहले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि जब पानी वाटर वेपर की तरह उड़ता है, हीट के साथ उड़ता है वो। प्रेसिपिटेशन, बारिश होना। रन ऑफ क्या होता है, जैसे फिर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो रन ऑफ होता है पानी,
कहाँ पे जाता है, वो रिवर्स से मिलता है या फिर सीवेज वाटर में जाता है, तो उसको रन ऑफ कहते हैं। दिस इज एज यू नो इज रेफर टू एज वाटर साइकिल, और इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। कि हम सिर्फ पानी सिर्फ पीने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए या फिर किचन के वर्क के लिए नहीं, बट बल्कि और बहुत चीजों के लिए हम करते हैं। जैसे वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होता है पानी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वोयर्स और ऑफ डैम्स और अदर यूसेज। कि एग्रीकल्चर में हम पानी डालते हैं, अपनी फील्ड में पानी डालते हैं, ऐसी डैम्स को, रिजर्वोयर्स के डैम्स को भी पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी पानी चाहिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबको खाना चाहिए, तो खाने के लिए हम बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। एंड कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स होती है सपोज कॉटन, आप कॉटन ग्रो कर रहे हो तो आप उसको खा नहीं सकते, तो दिस कैश क्रॉप हो गई। ऐसी कॉफी हम उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो ये सारी हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मीन्स लोग अर्बन मीन्स लोग सिटीज में आ रहे हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बेटर एजुकेशन के लिए। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर factors leading to the shortage of supply of fresh water either due to drying up of water sources or of water pollution। इस वजह से कि बहुत ज्यादा लोग अर्बन सिटीज में आ रहे हैं, ऐसे हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो पानी पीने के लिए हर चीज के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए शॉर्टेज हो रही है फ्रेश वाटर की। Problems of water availability. There are scarcity of water in many regions of the world. Scarcity means कमी है पानी की। Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortages in फ्रेश वाटर सप्लाई। तो इन्होंने कुछ कंट्रीज के नाम दिए जहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है, वहां पे लोगों के पास फ्रेश वाटर नहीं है। Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face extreme problems of water scarcity। तो और जो कंट्रीज जो लोकेटेड है जहाँ पे ड्रॉट्स बहुत होते हैं, मीन सूखा बहुत पड़ता है, जहाँ पे वहां पे बहुत ज्यादा वाटर स्केसिटी हो रही है। Thus, water shortage may be consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। और वाटर शॉर्टेज क्यों हो रहा है? एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बहुत कम हो रही है, आजकल आप ही लोग देख रहे होंगे मॉनसून में बहुत कम बारिश होती है। ऐसे ही हम बहुत, एक तो बारिश कम हो रही है, ऊपर से हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उस चीज को, तो इसलिए हमारा जो वाटर सोर्सेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, access to clean and adequate water sources is a major problem facing द वर्ल्ड टुडे। आज अब बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम हो गई है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्स। इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक्स इट अनफिट फॉर यूज। हमें पता है कि वाटर रिन्यूएबल सोर्स है, बट अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा पानी, और या तो खत्म हो जाएगा या ऐसा पानी बचेगा जो हम यूज ही नहीं कर सकते, मीन्स फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals, and industrial effluents in water bodies are the major contaminants. They pollute water with nitrate, metals, and pesticides। अब क्या होता है, जो फैक्ट्री से सारा जो खराब पानी निकलता है या फिर पार्शियल मींस अनट्रीटेड वाटर जो निकलता है वो हम सीधा रिवर में डाल देते हैं, तो रिवर भी अनफिट हो जाती है। ऐसी एग्रीकल्चर फील्ड से जो रन ऑफ होता है वो सीधा कहाँ जाता है, रिवर्स में जाता है। तो बहुत ज्यादा कंटेमिनेंट हम रिवर्स में छोड़ देते हैं, हम अपने फ्रेश वाटर जो सोर्स है हम उसको खराब कर रहे हैं। दे पोल्यूट वाटर, और उससे क्या पोल्यूशन बढ़ता है, मेटल्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, नाइट्रेट, ये सारे हम हमारे पानी को पोल्यूट करते हैं और फिर उसको अनफिट बनाते हैं, मीन्स उसको अच्छा नहीं बनाते, उसको खराब, उस पानी को खराब कर देते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? अच्छा, जो चीज बायो, जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया जो डिकम्पोज कर दे, जो उसको सड़ा दे
और ये वाले केमिकल्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सड़ते नहीं है, ये ऐसे जैसे प्लास्टिक होती है ऐसे की ऐसी रहती है, चाहे 100 साल बाद निकालो या कितने टाइम बाद, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू ये ह्यूमन बॉडीज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पानी तो हमारा ऊपर गंदा हो गया है। Water pollution can be controlled by treating this effluents suitably before releasing them in the water bodies। और हम कैसे सही कर सकते हैं कि पहले इनको थोड़ा सा जो इनके में कंटेमिनेंट है, जो इनमें बेकार चीजें हैं इस पानी में, इंडस्ट्रियल वाटर में, उनको अलग कर दो, उनको निकाल दो और फिर छोड़ो पानी को रिवर में। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि forest और vegetation क्या करती है। Water harvesting is another method to save surface runoff। हम water harvesting भी कर सकते हैं। The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage। कि हमें इस ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जो लाइक कैनाल्स हैं या फिर जो स्प्रिंकलर्स होते हैं ऐसी जगह पे लगाएं, ताकि वो मैक्सिमम जगह पे पहुंच पाए और कम पानी यूज हो हमारा। स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, जो आपने पार्क्स में भी देखा होगा कि वो घूमता रहता है और पानी हर तरफ छिड़कता रहता है वो। इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। अब ड्रिप इरिगेशन होता है कि क्या होता है, आपकी क्रॉप है, एक एक क्रॉप, उसमें पाइप के थ्रू जाएगा और सिर्फ रूट्स को एक एक ड्रॉप करके, ड्रिप इरिगेशन है, एक एक ड्रॉप निकलेगी और उस रूट्स तक ही वो पहुंचेगी, उसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा हम यूज कर सकते हैं ताकि हम कंजर्व कर पाए पानी को। एक एक ड्रॉप ही जाएगी तो हमें एकदम पानी छिड़कना नहीं पड़ेगा, वाटर इवेपोरेशन नहीं होगा, वो वाटर वेपर नहीं बनेगा पानी, तो हमारा क्या होगा, सेव होगा पानी बहुत ज्यादा। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। तो हम different sprinklers, drip irrigation use करके हम use कर सकते हैं। अगर आपको drip irrigation नहीं समझ में आया तो you can watch any video on YouTube या फिर देख लेना, उसमें क्या एक पाइप होता है, उसके थ्रू जाता है और एकदम रूट्स में होता है वो पाइप, वो एकदम एक ड्रॉप ड्रॉप गिर के उस रूट्स पे सारा वो उसके मतलब पानी मिल जाता है रूट्स को। Now natural vegetation and wildlife। Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is beautiful handbag." Yes, it is made up of jute, the teacher said. Do you see those baskets, lampshades, and chairs? They are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see silk scarf. See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us many different products that we use in our day-to-day life। तो हमें सिल्क किससे मिलता है, सिल्कवॉर्म से। ऐसे ही हमें हैंडबैग्स, जूट, ये हम ग्रो करते हैं सब, कॉटन भी हम ग्रो करते हैं। So natural vegetation and wildlife exist only in narrow zones of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। हमें पता है biosphere क्या होता है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival। और इस biosphere में ये कि सारे plants, animals, humans, जितनी भी चीज, atmosphere, जो जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब biosphere में ही होती हैं। तो दिस तो यहाँ पे भी बायोस्फीयर में भी प्लांट्स ग्रो होंगे जो हमें ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट है, लाइक प्लांट्स हमें देंगे, हम प्लांट्स को कुछ देंगे, हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और इस चीज को इकोसिस्टम कहते हैं जब सब एक दूसरे पे डिपेंड हो। जैसे हम फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है ना। अब प्लांट्स खराब हो जाते तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो वापस से उनको मतलब डिग्रेड कर देते हैं और इनको सॉइल में पहुंचा देते हैं। तो वी ऑल आर इंटर रिलेटेड इन इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। की वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना आर वैल्यूएबल रिसोर्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल। So
एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो प्लांट्स हमें बहुत चीजें प्रोवाइड करती है, हमें ऑक्सीजन देती है, हमें न्यूट्रिएंट्स देती है ना, प्रोटेक्ट सॉइल और सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर वो प्लांट क्या सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो उसका रन ऑफ ना हो जाए। Act as shelter belt, help in the storage of underground water, gives us fruits, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. तो हर चीज हमें प्लांट प्रोवाइड कर रही है, यहाँ तक कि शेल्टर बेल्ट ट्रीज से बनते हैं। ऐसी जो अंडरग्राउंड जो स्टोरेज होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो सीप करता है, प्लांट होते हैं उससे ही वो सीप करता है, वरना तो वो रन ऑफ हो जाएगा। हमें पेपर मिलता है, गम मिलती है, रबर, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। देयर आर इननुमरेबल यूजेस ऑफ, मींस बहुत सारे यूजेस हैं प्लांट्स के। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मीट, मिल्क, हाइड्स एंड वूल। अब एनिमल्स भी हमें वूल देते हैं, मीट, जो लोग मीट खाते हैं, मिल्क देते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज हमें हनी देते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? अच्छा, पॉलिनेशन होता है जब एक जो सपोज एक जो सीड जो प्लांट का होता है वो दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, कैसे ग्रो होता है? वो थ्रू बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जैसे जो चीजें मर गई हैं, लाइक प्लांट्स मर गए हैं, तो वो वापस से उसको डिग्रेड कर देते हैं, मीन्स खत्म कर देते हैं उस चीज को, और उसको जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल को मिल जाता है। The birds feed on insect and act as decomposers as well. Vultures, this is vulture. Due to its inability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. तो vultures क्या है, या पढ़ना vultures कैसे मर गए हैं, मतलब अब तो क्या है, बहुत ज्यादा हमने क्या करा है, इनको बहुत ज्यादा मतलब इनको बहुत ज्यादा पेन किलर, एक होती है पेन किलर डाइक्लोफेनाक, इनको वो मिल जाती है उनकी बॉडी में, और अभी बहुत ज्यादा हमारे एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। इंडेंजर्ड होता है कि बहुत खतरे की उस पे आ गए, मीन से खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे। सो the birds feed on insects and act as decomposers. Vultures, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So animals, big or small, all are integral to maintain the balance in the ecosystem. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा है या कितना बड़ा है, हर एक उसकी एक एक इफेक्टिव चीजें हैं जो वो देती है इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। Distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. अब हम कुछ राइस ग्रो कर रहे हैं, मैं ऐसे डेजर्ट पे तो ग्रो नहीं कर सकती कोई भी चीज, तो क्या टेम्परेचर और मॉइस्चर, की टेम्परेचर बहुत गर्म है और वहां पे कोई मॉइस्चर, मींस मॉइस्चर इन द सेंस कोई पानी का सोर्स भी नहीं है कि बारिश होती है एकदम सूखा है। तो दो चीजों पे हमारी डिपेंड करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। द नेचुरल वेजिटेशन types of the world are grouped as forest, grassland, scrubs and tundra. तो फॉरेस्ट है एक तो बहुत, मतलब जहाँ पे पानी भी बहुत है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है। ग्रासलैंड होता है थोड़ा सा, उसमें कम टेम्परेचर और कम पानी होता है, कम टेम्परेचर एंड कम रेनफॉल। ऐसी स्क्रब्स स्क्रब्स उससे ऊपर आती हैं, जहाँ पे थोड़ा और टेम्परेचर कम होता है और थोड़ा और पानी कम होता है। फिर टुंड्रा आ जाता है, पहाड़ वाला, जहाँ पे पहाड़ों पे एकदम कम रेनफॉल होती है। ऐसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, ह्यूज ट्रीज मीन्स फॉरेस्ट हो सकते हैं वहां पे। तो फॉरेस्ट जो है वो वहां पे होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर भी अच्छा हो, टेम्परेचर भी अच्छा हो। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जैसे जैसे मॉइस्चर और टेम्परेचर में फर्क आ जाएगा, मीन्स कम होते रहेगी बारिश, वैसे वैसे हमारा जो साइज होगा ट्री का वो छोटा होता रहेगा, क्योंकि उसको इतना पानी नहीं मिलेगा कि वो बड़ा हो सके। तो हमारे शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे मैंने कहा ना, जितना कम होता रहेगा, और जैसे फर्स्ट नंबर पे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेगा इसको, फिर ग्रासलैंड्स, फिर स्क्रब्स एंड फिर टुंड्रा। Now, thorny scrubs
and scrubs grow in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. अब क्या होता है, जैसे डेजर्ट में हम आपने देखा होगा कैक्टस, तो वो कांटे लगे होते हैं उसमें, और उसका जो थोड़ा सा थोड़ा सा वैक्सी सा होता है उसका सरफेस, कांटे भी लगे होते हैं, उसकी जो रूट्स होती है वो एकदम बहुत ज्यादा फैली होती हैं अंडरग्राउंड। क्यों फैली होती है? कि उसको जहां से भी पानी मिले वो ले ले उसको, इसलिए फैली होती है। और वैक्सी और थॉर्न्स के होते हैं ताकि ज्यादा पानी ना, इवापोरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो। ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस पता है ना? इवापोरेशन अगर ग्राउंड पे पानी पड़ा है तो उसका इवापोरेशन होगा, बट अगर लीव से पानी जा रहा है, प्लांट से पानी जा रहा है उड़ के, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। तो अगर ट्रीज से कोई मॉइस्चर लॉस हो रहा है तो हम उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। और टुंड्रा वेजिटेशन एंड कोल्ड पोलर रीजन्स पे मॉसेस होते हैं और लाइकेंस होते हैं। ये एक तरीके से बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इनको ज्यादा सॉइल की, ज्यादा किसी की कोई जरूरत नहीं होती, ये ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट देयर वर 2 centuries बैक। आजकल अब देख रहे हैं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो पहले 200 साल पहले जितने लोग थे आज उससे बहुत ज्यादा है। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops। और उनको फीड करने के लिए, मीन्स उनको खाना देने के लिए, बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट था वो काटा जा रहा है, आजकल वैनिश हो रहे हैं वो। और अब अर्जेंट नीड है कि हम इनको कंजर्व करें इन चीजों को। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारे वेल्थ है। Plants give shelter to animals and together they maintain the ecosystem। Plants क्या करते हैं? शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और एक साथ वो मेंटेन करके इकोसिस्टम रहते हैं। इंटर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंसी। Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for plants and animals। और अगर बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत ज्यादा ह्यूमन ने इंटरफेयर करा इन्वायरमेंट में, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इंटरफेयर मीन्स बहुत ज्यादा ह्यूमंस इन्वॉल्व हो गए। Many species have become vulnerable or endangered and some on the verge of extinction। पता है ना, endangered means खतरे के उस पे है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, extinct हो सकते हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate means बढ़ाते हैं the process of extinction of these resources। Suppose हम पेड़ काट देंगे, forest fire means जब फॉरेस्ट में आग लग जाती, तो इन सब से क्या होगा? प्लांट्स भी खत्म होंगे और एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं वो भी खत्म होंगे धीरे धीरे। One of the major concerns is the poaching, which result in sharp decline in the number of particular species। पोचिंग होती है कि हंट करना, एनिमल्स को हंट करना, पोच करना, उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, हर चीज के लिए। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इन सबको पोच मीन इन सबको हंट किया जाता है इनकी चीजों के लिए, मीन्स इनके फेदर्स के लिए या फिर इनकी टीथ के लिए, इन सब के लिए। दे कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। सो दे कैन बी, और हम इनको कंजर्व कर सकते हैं अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें। Natural parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect natural vegetation and wildlife। और बहुत सारे पार्क्स बन रहे हैं, नेचुरल पार्क्स, हम जंगल के बीच में जहाँ पे काफी ज्यादा एनिमल्स रहते हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहीं नेचुरल पार्क्स बना देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते नहीं, डिक्लेयर करते हैं, ये नेचुरली बने होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम इनको कहीं लेके नहीं जाते, लाइक जू में हम इनको कहीं लेके नहीं जाते, वहीं पे ही रहते हैं, हम उस जगह को डिक्लेयर कर देते हैं दैट दिस इज अ नेशनल पार्क। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to conserve the precious resource from depletion। कि लेक्स को, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। क्रीक्स होता है जैसे जो दो लैंड के, लाइक सपोज दिस इज आवर गुजरात का एरिया है ना, ये ऐसे मतलब, तो ये जो बीच वाला एरिया है जो दो लैंड के बीच में बना है, ये क्रीक होता है। दिस इज, ये क्रीक होता है। There is balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of the species। और
ह्यूमंस इंटरेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो गया है हमें वेजिटेशन का. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग क्या होता है कि बिना देखे बिना सोचे समझे बस मार देना किसी को, इस वजह से वो लोग खत्म होने वाले हैं. Awareness program like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they can appreciate the habitat of the varied species. तो इस तरीके से अपने natural parks को, national parks को, अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मेनी कंट्रीज है पास कुछ लॉज भी बने हैं जिन्होंने ट्रेड को बैन कर दिया है कि इन चीजों में ट्रेड नहीं होगा जो पोचिंग के थ्रू होते हैं, जो हंट करके करे जाते हैं. An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये इन चीजों पे है कि इनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, कि अगर इनका ट्रेड पकड़ा गया मींस कोई कर रहा है इनका ट्रेड तो उसको जेल हो सकती है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. और कंजर्व करना प्लांट्स को, एनिमल्स को, ये हर एक सिटीजन की एथिकल ड्यूटी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो दिस इज इट. दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच में है ये. इससे हम ट्रेड नहीं हो सकता, उनको हम लिखते हैं कि इन जानवरों का या फिर इन वाइल्ड एनिमल्स प्लांट्स का ट्रेड नहीं होगा, ताकि ट्रेड नहीं होगा तो लोग मारेंगे नहीं उनको इनडिस्क्रिमिनेटली. So with this, our chapter is completed. If you had any doubt regarding this chapter, do comment below. Do let me know. So thank you.